जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी कार्यक्रम जब हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। क्योंकि ये वेबिनार ई प्लेटफॉर्म पे करवाया जा रहा है, इसलिए फिजिकली माँ सरस्वती जी की पूजा करना पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए, लेकिन हृदय से मैं आप सभी की ओर से, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, गेस्ट हैं, मैं अपनी ओर से, महाविद्यालय की ओर से माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और उनको नमन करने के बाद ये वेबिनार आरंभ करता हूँ। सबसे पहले जितने भी गेस्ट हैं प्रदेश के विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं से उपस्थित सभी लेक्चरर्स, सीनियर लेक्चरर्स, एचओडीज, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय इस वेबिनार के लिए दिया। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के प्राचार्य श्री केवी राव, जिनके नेतृत्व में महाविद्यालय द्वारा पिछले दिनों से वेबिनार्स का सफल, अलग अलग विषयों पर वेबिनार्स का सफल आयोजन करवाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज महाविद्यालय के आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डेकोरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग विषय पर जो वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इस वेबिनार की सफलता के लिए और सफल आयोजन के लिए मैं प्रिंसिपल श्री केवी राव सर से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना आसीन समय प्रदान करें और अपने बहुमूल्य शब्दों द्वारा हमें आशीर्वाद दें और जितने भी गेस्ट हैं उन सबका वेलकम करें। ओवर टू श्री केवी राव सर। थैंक यू एरन साहब। सुनाई दे रहा ना एरन साहब? जी 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 राइट, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर राकेश पटेल जी, head of the department civil engineering from Sagar Institute, Bhopal. Thank you, sir. I would also like to welcome Dr. Rajesh Bhargava ji, Deputy Registrar, RGPV Bhopal. Shri ML Bhargava ji, a faculty of mathematics from Gwalior Polytechnic College. Manoj Singh Saab, Kishore ji, all the faculty members and dear students. It's very pleasure to have Dr. Rakesh Patel ji with us. Application of mathematics in the field of architecture and civil engineering. I can say that without mathematics, we cannot do any type of engineering, whether it is architecture, civil, electronics, any type of engineering, because mathematics is the essential component for each and engineering. As civil and architecture is concerned, I can just say that if a person wants to plot and wants to build a house, then first of all he will do, after purchasing the plot or before purchasing the plot, he will visit the site and would like the measurements also. And in case if the site is uneven, he will try to get it leveled also. So the mathematics starts from the initial point only, from this point only. Then later on, if he plans to have, if he plans to build a house, then he will get some plan, get certain elevations of that, and for drawing plan elevations, again a drawing skill required, again mathematics is required. And after that, if he wants to know the cost of the building also, then he would like to have the estimation and cost building, then again mathematics is required. And along with, for the designing of the building, structural designing is also required. So for the whole process in the engineering, mathematics is very essential as far as I know. So I think Dr. Rakesh Patel ji will highlight on all these points, and the students will be benefited with his good, I mean to say, good delivery. Thank you very much, and over to Jitendran ji. Thank you. Thank you very much, sir. जैसा कि अभी सर ने हमें बहुत शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि मैथमेटिक्स शुरू से लास्ट तक, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो शुरू से लास्ट तक जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उन सब में मैथ्स रिक्वायर्ड होती है। आप सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। सर खुद भी एक सिविल इंजीनियर हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिपार्टमेंट की जो एचओडी हैं हमारी, श्रीमती आराधना हंस, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और बहुत ही
अपने वैल्यूएबल मूल्यवान शब्दों द्वारा इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करें। मैडम, ओवर टू आराधना मैडम। Okay, thank you so much, Aaron sir, and very good afternoon to everyone. आज जो वेबिनार है ये हमारे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट से चौथा एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके लिए सबको बधाई। और जैसा यदि मैं एक जनरल बात बोलूं कि यदि हम आर्किटेक्चर की बात करें या ब्रॉडर सेंस में इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, तो हम देखते हैं कि हम करते क्या है। तो हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन स्पेसेस करते हैं, स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं, उनके एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, या लाइक आवर एरिया डील्स विद ऑल दीज थिंग्स। तो यदि हम डिजाइन की बात करें तो अगेन हम लोग डील करते हैं स्पेस फॉर्म्स, वी कैन से वेनी ज्योमेट्रिकल शेप्स, ट्रायंगुलर हो गया या स्क्वायर हो गया, थिंग्स लाइक दैट। और यदि हम बात करते हैं उसके स्पेशल फॉर्म की, तो स्पेशल फॉर्म में उनका जो फॉर्म होता है, देन अगेन इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जो कि हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। यदि हम बहुत टॉल बिल्डिंग्स या बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर्स आज हम लोग बनाने में सक्षम है, तो बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन सभी एस्पेक्ट्स को टच करता है। इवन जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम लोग इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इतने ह्यूज स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, उसमें भी जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एकॉस्टिक्स की बात करते हैं कि साउंड कैसे बिहेव करे अंदर, तो अगेन मैथमेटिक्स इज देयर। तो मुझे लगता है कि आज का जो वेबिनार है बहुत रेलिवेंट टॉपिक पर है, और हमारे स्टूडेंट्स को एक ओरिएंटेशन मिलेगा कि सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ के, कि पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है शायद मैथ्स में, लेकिन हमें वो ओरिएंटेशन ना रखे। मैथमेटिक्स एज ए टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ in different fields of architecture and in a broader sense construction industry. So wish you all very good luck. Thank you sir. थैंक यू मैडम। मैडम ने बहुत ही अच्छे शब्दों में अभी बताया, लेकिन साथ में अंत में मैडम ने एक चीज़ और बताई कि स्टूडेंट्स के अंदर मैथ्स को लेके एक फोबिया है, और ये सभी टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनने फील भी किया होगा कि थोड़ा सा मैथ्स बच्चों को डरावना लगता है। शायद उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों पे तो अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चों को ये मान के चलना चाहिए कि मैथ्स अगर उनकी ब्रांच में रखा गया है, उनके डिप्लोमा कोर्स में रखा गया है, तो उसके पीछे रीज़न है, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो इस फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाते हैं तो उनके लिए मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। विदाउट मैथमेटिक्स अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो शायद मुझे लगता है कि आप अपने फील्ड में उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये अलग बात है कि बाकी चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मैथ्स उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट है, जैसा सर ने भी बताया। एनीवे, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस वेबिनार में हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि बहुत अच्छे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे बीच में हैं। आज हमारे बीच में RGPV के डिप्टी रजिस्ट्रार, जो कि बेसिकली अपने आप में सिविल इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर राजेश भार्गव, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो शॉर्ट में हमें मैथ्स के इम्पोर्टेंस के बारे में अपना की नोट के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो बच्चों को ये बताएं कि किस तरह से मैथ्स आर्किटेक्चर और सिविल में इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओवर टू राजेश भार्गव सर। थैंक यू जितेंद्र भाई। आवाज आई? हाँ, बराबर सर, बराबर। आदरणीय सम्मानीय प्रोफेसर KB राव साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक भोपाल, इस पॉलिटेक्निक की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर आराधना हंस, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र जी एरन, की स्पीकर डॉक्टर राकेश पटेल साहब, अदर स्पीकर्स, प्रोफेसर्स, और लास्ट but not least, dear students, it's a matter of pride for me to become the part of this wonderful webinar, the role of mathematics, application of mathematics in field of architecture and civil engineering. ये हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स ही सब कुछ है, मैथ से ही सब चीजें निकली हुई हैं। हमें अच्छे से याद है जब हम लोग पढ़ते थे
और आज भी यही प्रथा है कि जो बच्चा 12th में हाई सेकेंडरी रहता है उसके लिए मैथ्स प्रीरिक्विजिट है अगर उसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसके साथ में है, और बायोलॉजी वाले भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते, पर मैथमेटिक्स जो पढ़ता है वही इंजीनियर बन सकता है। तो पहली चीज तो इंजीनियर का मैथमेटिक्स के साथ जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बिना मैथमेटिक्स के इंजीनियर है ही नहीं। अब हम एंटर करते हैं इसी इंजीनियरिंग में, तो हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है, वहां पर हम स्केल्स पढ़ते हैं, एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं, ज्योमेट्री जो है हमें बनाना पड़ती है, वहां हमें ट्रिग्नोमेट्री का हमें नॉलेज होना चाहिए, वहां हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। फिर हम अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहला चैप्टर फोर्स, जिससे कि जो है सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इसी से रिलेटेड है। फोर्स, इसमें हम जो है लॉ ऑफ पॉलीगॉन है, लॉ ऑफ ट्रायंगल है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, लामीज थ्योरम है, बैरिग्नान थ्योरम है। इसके बाद हम मूवमेंट्स पढ़ते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका कि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट उसमें आता है इक्विलिब्रियम, जिसपे कि पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है, सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0, सिग्मा एम, मतलब जो 3 कंडीशन जिस पर पूरा स्ट्रक्चर टिका रहता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना ही फोर्स लग रहा है उनका समेशन 0 होना चाहिए, वर्टिकल में लग रहा है उनका 0 होना चाहिए, जो मूवमेंट्स है वेदर दे आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देयर समेशन मस्ट बी 0। फिर हमें इंपॉर्टेंट पढ़ा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है डिजाइन करना। फिर एक इंपॉर्टेंट है उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही हमें पता चलता है तभी तो हम किसी चीज को, स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, उसी से रिलेटेड है स्टिफनेस, उसी से रिलेटेड है डिफ्लेक्शन, ये एक सीक्वेंस है। मशीन की बात करें तो उसमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, वर्क पावर, एनर्जी की बात करें तो वो है हमारा हाइड्रोलिक्स वगैरह में इसका यूज है। मैथमेटिक्स की एक एक विधा का इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में। हम क्यूएससी की बात करें, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग, इसमें जो है अगर हमको जियोमेट्री, मेंसुरेशन या जिसको हम क्षेत्रमिति कहते हैं, जब तक हमको सबका एरिया किसका कैसे लिया जाता है हमें नहीं पता तो हम उसको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग नहीं कर सकते, तो वहां पर इंजीनियर फेल है, वहां आर्किटेक्ट फेल है। इसलिए बेसिक नॉलेज जो है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स ऐसा टूल है कि बिना इसके जो है कोई भी ब्रांच इसमें काम नहीं कर सकता इंजीनियर। सर्वेइंग की बात अगर हम ले लें तो सर्वेइंग में हमको जो सर्वे करना पड़ता है तो उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपको नॉलेज है तो आप वर्टिकल एंगल्स है, हॉरिजॉन्टल एंगल्स है, उसकी लेवलिंग्स है, हम कोई फील्ड का वॉल्यूम निकालना है, उसका एरिया निकालना है, तभी हम संभव है जब हमको ये मैथमेटिक्स की कमांड होगी। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें कि हम फोर्स जो पढ़ते हैं उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, जो सिविल इंजीनियर की जान है। सिविल इंजीनियर के लिए शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट अगर अच्छे से आता है तब वो कोई भी स्ट्रक्चर आराम से डिजाइन कर सकता है, नहीं तो वो स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकता। ऐसे ही आर्किटेक्ट के साथ है, इसमें हम बीम, कॉलम, इसके बाद हम आते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्विसिबिलिटी मनुष्य की जीवन से रिलेटेड जो है कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब पढ़ना पड़ता है। फिर हम इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो आज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, पहले जमाने में हम लोगों को ध्यान है कि सब्स्टिट्यूट फ्रॉम मेथड से हमको करना पड़ता था, परंतु अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे आई है, सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, एफईएम बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है। इसमें एफईएम में जो है स्ट्रक्चर्स को टुकड़ों में बांट लेते हैं, ब्रिक्स में बांटते हैं, उस पे नोट्स पे हम एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें हमने देखा है कि मैट्रिक्स मेथड से हम एनालिसिस करते हैं। मैट्रिक्स मेथड ये अलजेब्रा का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर हम तो लिमिट स्टेट मेथड, हम लोगों की जो आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर है ये पूरी उसी तरह उसी पर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही हम लोग जो है डिजाइन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो ये जो है आज जो भी हमारे पास डाटा रहते हैं उनको हम मान लीजिए एक्सेल सीट में डाल रहे हैं और फिर उससे हम रिप्रेजेंटेशन कराए प्रेजेंटेशन, तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज को हमें ऑप्टिमाइज करना है, उससे क्लियरली पिक्चर से इसके से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मैथ्स जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट टूल है कि इसका जो है बहुत ही दैनिक जीवन में जो है इसका उपयोग है। मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ, अरुण जी टाइम कम तो नहीं पड़ रहा? ना सर, बोलिए। हाँ, जैसे कि मैं आप एडवांस स्ट्रक्चर की बात करूं कि जैसे ओवरहेड टैंक है, सम्पेल है, ब्रिजेस है, फ्लाईओवर है, डैम्स है, इन सब में सिविल इंजीनियरिंग लगती है। सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज के बिना इनकी एनालिसिस इम्पॉसिबल है मैं कहूँगा। हाँ, जैसे हम बात रेलवे की बात करें, रेलवे में ज्योमेट्री डिजाइन है, इसका ट्रैफिक कंट्रोल है, हाईवे में है, हाईवे की डिजाइन है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, रिजिड पेमेंट है,
each and everything is related with mathematics. Without mathematics, engineering is not possible. तो मैं तो यही कहूंगा कि मैथमेटिक्स का इतना जबरदस्त वाइड स्पेक्ट्रम है कि इसके बिना इंजीनियरिंग संभव नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में। अब आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो आर्किटेक्चर का मेन फोकस रहता है एस्थेटिक ब्यूटी पर, सुंदरता पर, सौंदर्यता पर। और निश्चित है मनुष्य को कोई भी जो है सुंदर चीजें वो पसंद आती है। उदाहरण के तौर पे अपन ले लें ताजमहल या लोटस टेम्पल। ताजमहल सुंदर क्यों दिखता है? क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, प्रोपोर्शनेट है। उसका जो है जो रेशियो है, जिसको कि आर्किटेक्चर में हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं, कि इसकी हाइट और इसकी विड्थ में प्रॉपर रेशियो है, इस कारण ये चीज अच्छी लगती है। ऐसे ही जो है बिल्डिंग के मामले में है कि अगर बिल्डिंग की बात करें तो आर्किटेक्ट अच्छे से समझता है कि अगर हम इसकी विड्थ इतनी है तो इसका एलिवेशन में हमको ऐसे रखना है, इसको इतना प्रोजेक्ट करना है, इसमें ऐसा टेक्सचर देना है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन ये रखना है, इसमें सब में जो है कौन सा कलर को कितना कंसंट्रेट करना है, कौन सा प्रोजेक्शन उठाना है, इसमें सभी में इंजीनियरिंग और एनालिसिस लगती है। तो आर्किटेक्ट बेसिकली प्लानिंग, उसका फिर किसी भी स्ट्रक्चर की प्लानिंग, उसका ओरिएंटेशन, फिर उसका अलाइनमेंट कैसे रखना है, फिर अगर कोई मान लो बिल्डिंग की बात करें तो उसमें वेंटिलेशन कैसे रखें, उसमें एयर सर्कुलेशन की व्यवस्था क्या हो, परमेबिलिटी उसमें क्या रखें। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का रोल आर्किटेक्ट के लिए। तो वैसे मैं ये कहूं कि आर्किटेक्ट जो है मैथ्स की हेल्प से रूप निखारता है और सिविल इंजीनियर उसको यथार्थ में स्टेबिलिटी देके तैयार कर देता है फील्ड में। अब मैं बस लास्ट में तो ये कहूंगा कि मैथ्स का जो है डेली लाइफ में इंजीनियरिंग के साथ क्या रोल है। जैसे कि मैथ्स क्या है बेसिकली, अगर हम इसको शुद्ध अपने हिंदी भाषा में बोले, ये पाना है। कि अगर कोई मैकेनिक है और बहुत अच्छा मैकेनिक और उसके पास पाना नहीं है तो फिर वो कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई इंजीनियर बहुत अच्छा है और अगर मान लीजिए उसके पास मैथ्स के टूल नहीं है, मैथ्स को अप्लाई करना नहीं जानता है, तो वो फेल इंजीनियर है, अच्छा इंजीनियर नहीं है। आप देखा होगा कि एक ड्राइवर का जो क्लीनर रहता है वो जो है बिना पढ़ा लिखा रहता है, परंतु जब ट्रक का पहिया पंचर हो जाता है तो वही क्लीनर, एक छोटा सा लड़का, वो जाके अपना नट बोल्ट लगा के और उसमें एक लंबी सी रॉड लगा के उसके ऊपर कूद के वो टायर को खोल लेता है। अगर वो वहीं पास से खोलेगा तो नहीं खोला। एक्चुअली में वो क्या है, उसमें लीवर आर्म बढ़ गई है, उसके कारण से मूवमेंट जनरेट हुआ और वो आराम से नट बोल्ट खुल जाते हैं। उसको ज्ञान नहीं है मूवमेंट क्या होता है, पर वो ये जानता है कि हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि हम सिविल इंजीनियर्स की बात करें, वो लेआउट करने वाला जो मैसन रहता है, मैसन जाके वो उसको ये पता नहीं है कि पाइथागोरस साध्य क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, उसको नहीं पता। पर वो ये पता है कि उसको 3 फीट ले लो, फिर 4 फीट ले लो, फिर उसको मिला दो 3 4 5, तो जो है 90 डिग्री बन गया, जिसमें वो अपनी भाषा में बोलता है कि दुनिया बन गया। तो कहने का मतलब जो है कि सिविल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि ये डेली लाइफ में इसके बिना जो है लाइफ संभव नहीं है। मैं कहता हूं कि इंजीनियरिंग प्लस मैथ, नहीं ये गलत होगा। मैथ्स प्लस इंजीनियरिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैथ्स में से अगर इंजीनियरिंग में से अगर मैथ्स कर दो, हटा दीजिए, सबसेट कर दीजिए, तो नथिंग इज पॉसिबल। बस लास्ट में ये एक जरूर कहूंगा कि मैं वहां पर आरजीपीवी में देखता हूँ, वहां पर रिसर्च सब सब्जेक्ट में हो रही है, मैथमेटिक्स में भी रिसर्च होती है, पर अभी मनोज सिंह साहब से और मदन लाल जी भार्गव साहब से मैं बाद में पूछूंगा कभी समय मिलेगा। एक फ्यूजी थ्योरम होती है, उसी पर ज्यादा जो है पीएचडी हो रही है, और कोई टॉपिक अभी हमने देखा नहीं, हो सकता है को अभी आया नहीं हो। पर ये जरूर है कि मैथमेटिशियंस को भी अपडेट करने की बहुत जरूरत है। सभी फील्ड में काम हो रहा है, तो मैथमेटिक्स में भी हम अपने को अपडेट करें और बच्चों को वो सब चीजें सिखाएं जो इंजीनियरिंग में अभी नई नई इंट्रोड्यूस हुई है, और उसमें मैथ्स का रोल। एक छोटा सा कहानी में सुनाऊंगा और उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक लकड़हारा था, उसको राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। राजा ने उसको टारगेट दिया कि भाई आपको दिन भर में इतनी लकड़ी काटना है। शुरू में तो उसने काटी, फिर क्या है कि उसका टारगेट जो है नहीं पूरा कर पाता था, वो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ी उसको। फिर देखा कि राजा के पास शिकायत पूछी कि ये लकड़हारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्यों ना अपन इसको दूसरा एक लकड़हारा रख लें, इसको तो काम करना ही दें। दूसरा लकड़हारा है तो जिसको जो टारगेट दिया जाता था वो उससे ज्यादा लकड़ी काट देता था। ये ऐसे करते कर जब ये बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने उसको पुरस्कार दिया कि भाई ये तो अच्छा काम कर रहा है। जब पुरस्कार लेके लौट रहा था तो पुराना लकड़हारा भी उससे मिला कि यार भाई तू ऐसा क्या करता है कि तेरे को जो पुरस्कार मिल गया और मैं तो इतना सीनियर हूँ, मेरे साथ जो है मैं अपनी आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ।
पुराने जो नया लकड़हारा था उसने ये कहा है कि देखिए जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अपनी पहली कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, मैं तैयार करके ले जाता हूँ कुल्हाड़ी को, फिर लकड़ी काटता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी में धार कब से नहीं दी? चले यार हम तो महीना में एक आध बार कभी धार दे पाते हैं। तो कहने का मतलब जो है कि हमको रोज अपने को अपडेट करके रखना है और नई नई चीजें जो भी अब आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से बदल रहा है विश्व, तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अपडेट रहना है, इंजीनियर्स को भी और मैथमेटिशियंस को भी। ठीक है, धन्यवाद, आपका टाइम लिया, थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे को यूनिवर्सिटी जाना है, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर पूरे समय आप रहेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, बट आप मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी, हाँ, पर मेरे को यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अभी सर ने बहुत ही अच्छे तरह से, एक प्रकार से मुझे लगता है कि पूरा मैथ्स, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथ्स हो, चाहे वो डिप्लोमा मैथ्स हो, और के हर टॉपिक को उन्होंने छुआ कि सारी की सारी चीजें किस तरीके से इंजीनियरिंग के आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में काम आ रही है। सर ने ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र भी किया, मैट्राइसेस यानी अलजेब्रा का जिक्र भी किया, कैलकुलस का जिक्र भी किया। ये सारी चीजें किस तरह से एसोसिएटेड हैं ये सर ने बताया। और सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, सर के सजेशन की हम कद्र करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आपने बताया एक कहानी के माध्यम से कि हम सभी को अपनी अपनी कुल्हाड़ी में धार निरंतर करते रहना चाहिए। शायद हम लोग कई समय से अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं कर पा रहे हैं और अपनी चीज़ों में उलझे रहते हैं। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ग्वालियर से हमारे बीच में जो उपस्थित हुए हैं, इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, मैथमेटिक्स के सीनियर लेक्चरर श्री ML भार्गव जी। हमारे लिए गौरव की बात है कि वो भी इस वेबिनार का हिस्सा हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये वेबिनार ज्वाइन किया, और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सर से अनुरोध करता हूँ कि वो भी हमें अपने वैल्यूएबल वर्ड्स के द्वारा किस तरह से मैथ्स को कनेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से मैथ्स अपना रोल प्ले कर सकता है, उसके बारे में बताएं। ओवर टू ML भार्गव सर। धन्यवाद। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के होस्ट गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक भोपाल के प्रिंसिपल KB राव साहब, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एरन जी, और वेबिनार में जो सब हम पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे हुए हैं उनमें से मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। हमारे डॉक्टर मनोज सिंह जी हैं, भुतड़ा जी हैं, और भी साथी हैं, राजेश भार्गव जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर पटेल साहब, वो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से हमें बताएंगे। और मुझे पहले ये पता था कि शायद इसमें हम टीचर्स इन्वॉल्व होंगे, पर अच्छी बात है इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं। मुझे नहीं मालूम कि सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं या नहीं है, और स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो इस चीज को समझेंगे। राजेश भार्गव जी ने जो बात कही है, मैं उसी को ही आगे बढ़ाते हुए कहूँगा। उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अलग अलग मैथमेटिक्स की जो एरियाज हैं उनको सिविल इंजीनियरिंग के साथ कहाँ कहाँ उनका उपयोग होता है जोड़ा है। मैं बस उसी बात को बार बार कहूँगा तो शायद रिपीटिशन होगा, बहुत शॉर्ट में कहूँगा उसी बात को। जैसे उन्होंने कहा कि भाई इंजीनियरिंग की शुरुआत इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ होती है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी को जब उसको इंजीनियरिंग पढ़ना है तो सबसे पहले उसको ज्योमेट्री का जानकारी होना, ज्ञान होना आवश्यक है। और अगर वो ज्योमेट्री ठीक से समझता है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सर्वेइंग के बारे में बताया था। सर्वेइंग अगर समझना है तो अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री आती है और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और उसके रेशियोज के बारे में स्टूडेंट समझता है तो वो सर्वेइंग को ठीक ढंग से अप्लाई कर सकता है, उसको सही ढंग से समझ सकता है। बाकी चीजें भी इसी प्रकार से आती हैं
जहाँ इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात आती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैट्रिसेस की जरूरत होती है, डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस की जरूरत होती है। कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ भी जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, किसी तरह के डिस्टॉर्शन की बात करेंगे, यानी कहीं जहाँ भी रेट ऑफ चेंज का मामला आता है इस प्रकार से, तो वहाँ पर कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। पर जो चीज में आप एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये समझने की है कि आज का जैसे विषय है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन द एरिया ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग, इस प्रकार का विषय और भी हो सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, या इंजीनियरिंग के अलावा भी अपन बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन माइक्रोबायोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन साइकोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिकल साइंसेज। इस तरह से देखेंगे तो हम देखते हैं कि नॉलेज का कोई भी एरिया हम देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इवन ह्यूमन साइंस से रिलेटेड भी हम देखेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक चीज समझने की थोड़ा सा आवश्यकता यह है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मैथमेटिक्स का रोल हर जगह क्यों उपयोगी होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे कि किसी भी विषय को जब हम समझने की बात करते हैं तो उस विषय के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक उसका ग्रॉस एस्पेक्ट होता है जिसमें हम उनके डिटेल्स देखते हैं, और एक उसका सटल एस्पेक्ट होता है, सूक्ष्म एस्पेक्ट होता है, जहां हम उस विषय की प्लानिंग को देखते हैं, जहां हम उस विषय के उसके डेवलपमेंट को देखते हैं। तो जब हम किसी भी विषय की प्लानिंग या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो सटल एरिया है, इसको हम अमूर्त कहते हैं। और ये जो अमूर्त विषय जहां होता है वो अमूर्त विषय किसी भी क्षेत्र का होगा, अमूर्त विषय को ही हम गणित कहते हैं। तो बेसिकली गणित का मतलब खाली संख्याएं और संख्याओं के साथ में उनका ऑपरेशन अकेला ही नहीं है। जब हम लॉजिक की बात करते हैं, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये सब कुछ मैथमेटिक्स। इसलिए जब हम कोई भी किसी भी विज्ञान या टेक्नोलॉजी की किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे तो उसके सटल एरियाज को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो सटल एरिया को समझने का जो मेथड है, उसकी जो अप्रोच है, वो अप्रोच मैथमेटिक्स है। इसलिए मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन हर जगह होता है। तो यहाँ तक तो मेरी समझ से हम सब टीचर्स को इसमें किसी भी प्रकार से दो मत हमारे बीच में नहीं हो सकते कि मैथमेटिक्स की सर्वाधिक जरूरत होती है और उसका एप्लीकेशन हर जगह आता है। पर जिस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने जिस प्रकार से हम मैथमेटिक्स की टीचिंग कर रहे हैं या जिस तरह से हमें भी कराई गई है, खाली हम ही नहीं कर रहे हैं, जो अर्ली क्लासेस से जो मैथमेटिक्स की टीचिंग है, भारतवर्ष की ये एक समस्या है कि हम मैथमेटिक्स को फॉर्म की तरह पढ़ते हैं। फॉर्म से मेरा मतलब होता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बड़ी छोटी सी बात होती है कि पहला स्टैंडर्ड बेसिक इक्वेशन होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्म को लेके हम बहुत तरह के सवाल बच्चों को करा लेते हैं। उसमें अगर हमने cos स्क्वायर थीटा से भाग लगा दिया तो अलग तरह का एक फॉर्म बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा से भाग लगा दिया तो अलग तरह से फॉर्म बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले गए तो अलग तरह का फॉर्म बन जाएगा, और ऐसे ढेरों तरह के फॉर्म बन जाते हैं। तो होता यह है कि हम पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ फॉर्म के साथ उलझे गए। बहुत से विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं जो इस बात को ही ठीक से नहीं समझ पाते। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इसका मतलब हुआ क्या, व्हाट डज इट मीन, इसके मायने क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसका क्या मायने है, फिजिकल वर्ल्ड में इसके क्या मायने हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना चाहें तो कैसे क्या मायने होंगे, इसकी अगर हम फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, फिजिकली इसको इंटरप्रेट करना चाहें तो इसके क्या मतलब होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको मैंने अपने टीचिंग के समय दौरान देखा है, कई बार मेरा बहुत लंबा अनुभव उसमें देखा है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या साइंस के स्टूडेंट में भी, जो
साइन थीटा और कॉस थीटा को भी एंगल कहते हैं, तो समझते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा भी एंगल है। अब अगर हमारी अप्रोच ये है कि हम इसको इस तरह से समझते हैं, तो हम उसका एप्लीकेशन कहीं पर भी नहीं करते। तो इसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि हमको अपने करिकुलम के अंदर इस प्रकार से चीजों को रखना चाहिए कि बच्चे उसका बेसिक एप्लीकेशन जो है, हर विषय का बेसिक एप्लीकेशन टू ऑल फील्ड्स ऑफ, अब जैसे मान लीजिए हम इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं तो हम डेफिनेटली इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, हम बायोलॉजी या साइकोलॉजी की बात नहीं करेंगे, पर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे जो है प्रॉब्लम्स के साथ में बच्चों को उसको समझाना चाहिए। होता ये है कि हम ये देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट लेवल पर जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, अभी इसका एक संबंध हमारे इस देश की जनसंख्या के साथ भी जुड़ा हुआ है कि होता यह है कि इंटरमीडिएट में बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और उन सबको इंटरमीडिएट के बाद किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को कहीं जाना है। अब उसके अंदर इसके अंदर एक कंपटीशन की स्पिरिट बनाई जाती है, क्योंकि आपको जब अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो अच्छे इंस्टीट्यूट की संख्या लिमिटेड है, 2000, 5000, 10,000 और लाखों विद्यार्थी। तो एक फिल्टर लगाने की प्रक्रिया है। ये फिल्टर लगाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि हम ऐसी छलनी बनाते हैं, छलनी इस प्रकार की बनाते हैं कि बहुत कॉम्पिटेंट लोग उसमें से नीचे जा पाए और बाकी ऊपर ऊपर के लोग बाहर रह जाए। तो इसलिए डिफिकल्ट किस्म के प्रॉब्लम्स बच्चों को कराए जाते हैं, बहुत कठिन कठिन तरीके के सवाल बच्चों को कराए जाते हैं, और कोशिश ये होती है कि बहुत कठिन कठिन तरह के सवाल बहुत थोड़े समय में अगर बच्चा उसको कर लेगा तो हम मानेंगे बहुत होशियार बच्चा है, और इस तरह से उसका सिलेक्शन आगे की तरह वो हो जाता है, और निश्चित रूप से बहुत प्रतिभावान, बहुत होनहार, बहुत अच्छा विद्यार्थी जो है वो आगे जाता है। पर इस प्रक्रिया में गड़बड़ी कहाँ होती है कि इस प्रक्रिया में वो उस विषय का मायने क्या है, उसके फिजिकल मीनिंग क्या है, उनसे वो कहीं दूर हो जाता है। इसलिए ये होता है कि बच्चा कैलकुलस के सवाल बहुत अच्छे से कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलस के सारे सवाल कर लेता है और खूब अच्छे नंबर लेके आता है, पर बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। अब यदि हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है ये नहीं जानते तो हम उसका एप्लीकेशन कैसे समझेंगे? हम उसका एप्लीकेशन नहीं समझ सकते। अब मैं इसका एक दूसरा एक एस्पेक्ट पर जो है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो पॉलिटेक्निक में नीति जो बनती है, नीतियां बनती हैं, पढ़ाया जाता है, उस सबको निर्धारित करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो उनकी भी मैं जानकारी में बात लाना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच आई थी तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच आई, तो हमने एक मैथमेटिक्स का पेपर उसमें इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर में हम बच्चों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सब पढ़ाते थे इस पेपर में। अब हुआ ये कि पढ़ाते वक्त ये वो मैथमेटिक्स का दूसरा या तीसरा पेपर था सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, पर यह हुआ कि जब रिजल्ट का एनालिसिस किया तो देखने में आया कि इस पेपर के कारण बच्चों को आगे बढ़ने में दिक्कत आती। तो हम लोगों ने क्या किया, उस पूरे पेपर को हटा दिया। अब जब हमने उस पूरे पेपर को हटा दिया तो फिर कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स की क्या जरूरत होगी, उसको कैसे समझेगा अगर उसको न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं जानता है, अगर वो इस बात को नहीं जानता है कि बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, अगर वो इस बात को नहीं जानता है कि फ्लो चार्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, अगर वो इन सब चीजों को मैथमेटिक्स के एक पेपर के रूप में नहीं पढ़ेगा तो कैसे इन चीजों को आगे समझेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें पहले भी अगर हम देखें तो एक मैथमेटिक्स का पेपर होता था जिसमें हम डिफरेंशियल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनके एप्लीकेशंस के साथ में बहुत विस्तार के साथ पढ़ाते थे। पर कालांतर में हम इन सब चीजों को धीरे धीरे कट शॉर्ट कर दिया, छोटा छोटा कर दिया, और उसका एक कारण समझ में आता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारी अप्रोच ये होती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी पास होके अगली कक्षा में चले जाए। अब ये एक चैलेंज है, ये बात सही है, हम सब समझते हैं इस बात को कि जैसे जैसे समय बदला है पॉलिटेक्निक सिस्टम में आने वाले विद्यार्थियों का कॉम्पिटेंस लेवल वो नहीं रहा है जो पहले कभी हुआ करता था। पर ये इस चैलेंज को साथ में रखते हुए हम विषय के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और हमें विषय के साथ कंप्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम मैथमेटिक्स को बहुत सिंप्लीफाई बनाएं, बहुत सरल तरीके का बनाएं, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रखें,
पर वो प्रॉब्लम्स इस प्रकार के हों कि उसमें उनका एप्लीकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है, वो जरूर उसके अंदर शामिल किए जाए। हम वेक्टर्स पढ़ाते हैं, और अब सिविल इंजीनियरिंग में अगर वो वेक्टर्स नहीं जानता तो फोर्सेस को जो अलग अलग जो फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस का रेजोल्यूशन वो कैसे समझेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स वास्तव में, जैसे अभी भार्गव साहब ने कहा था, राजेश भार्गव जी ने, कि मैथमेटिक्स टूल है। इसको ऐसा भी कहते हैं कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज है इंजीनियरिंग की। पर वास्तव में अगर इससे और ज्यादा गहरे में या और ज्यादा व्यापक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमें कहना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स या गणित अव्यक्त प्रकृति है। ये अव्यक्त प्रकृति है, और जब इसको अगर हम अव्यक्त प्रकृति को समझे बगैर व्यक्त में नहीं आ सकते। इसलिए अगर हमको सटल ग्रॉस को समझना है तो ग्रॉस को समझने के लिए सटल से जाना पड़ेगा, और उसका जो सटल एस्पेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। और इसलिए हमें अपने सारे विद्यार्थियों को, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि बहुत सिंपल प्रॉब्लम से, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम के साथ में हम एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है उसको इंट्रोड्यूस करें, और विद्यार्थियों के अंदर इस बात की कॉम्पिटेंस डेवलप हो, ताकि वो जब उन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता पड़ती है या उन्हें जहाँ पर उसको उपयोग करना होता है, जैसे ही विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में जाता है और वो ट्रस के, बीम के, कॉलम के सवाल करता है, और वहां पर उसके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन प्रकट होती है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे कैसे बन गई, क्या हुआ आखिर की, क्यों अचानक से कोई चीज हम कहते कहते इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्रिएट कर दी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर क्यों क्रिएट हुई, ये वो तब समझेगा जब ये समझेगा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। आई थिंक मुझे इतनी ही बात इसके अंदर कहनी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि मैथमेटिक्स उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सब चीजों के आधार में है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखी, और मुझे लगता है कि जितने भी मैथमेटिक्स के लोग यहाँ पर बैठे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने मैथ्स का सिविल और आर्किटेक्चर के साथ क्या कनेक्टिविटी है उसको महसूस किया होगा। एनीवे, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने जो मेन स्पीकर है, जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग बैठे हैं, श्री डॉक्टर राकेश पटेल, उनके पास जाने के पहले थोड़ा सा मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, जिनके माध्यम से मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस आपको और जो आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का मैथ्स के अंदर है वो बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तारिक सर से कि मुझे स्लाइड शेयर करने का ऑप्शन दे, ताकि मैं बच्चों को बता सकूँ। हाँ सर, कर सकते हैं, आप करिए। एरन सर कर लीजिए। जी जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास मोबाइल है, तो रोटेशन ऑन कर लेना सर, आप रोटेशन ऑन। हाँ, वापस में प्ले का ऑप्शन। आपने पीपीटी से खोलिए सर उसको। हाँ, पीपीटी ऐप है। ये डाउनलोड में गए। अच्छा अच्छा, इसमें प्ले के ऑप्शन में कुछ और आ रहा है सर। ये प्रोजेक्शन आ रहा है क्या है नीचे? हाँ, प्ले प्रोजेक्शन है भी ना आ रहा सर, है। नीचे है ना हाँ, प्ले सर? प्ले पे क्लिक करा तो प्ले। ये कुछ और आ रहा है। करिए, वो एक्चुअली और कुछ हो रहा था, एनोटेशन पे हो रहा था। हाँ सर, अब रोटेट कर लीजिए। अभी भी आया है ये कुछ। प्ले हो जाएगा सर, वो एक्चुअली आप एनोटेशन पे क्लिक कर दे रहे हैं।
स्क्रीन रोटेट कर लीजिए सर और मोबाइल सर मोबाइल को हॉरिजॉन्टल वे में रखिए, उसके बाद विजुअल होगा क्लियर। डिजाइनिंग में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई आर्किटेक्चर किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखता है कि पहली बात तो वो स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, दूसरी बात वो सुंदर होना चाहिए। मजबूती और सुंदरता, इन दोनों एस्पेक्ट को वहां पे फुलफिल करने के लिए मैथ्स के दो इम्पॉर्टेंट आइडिया हैं, जिससे जितने भी मैथमेटिशियंस बैठे हैं, सिविल इंजीनियर बैठे हैं, आर्किटेक्चर बैठे हैं, वो एग्री करेंगे। एक होता है सिमिलरिटी और एक होता है सिमेट्री। सिमेट्री और सिमिलरिटी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स की, जिसके ऊपर मैथ्स में भी काफी सारी थ्योरम बनाई गई है इन दो आइडियाज के ऊपर। और ये दोनों आइडिया आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में भी होते हैं। अगर हम बात करें ताजमहल की, जैसा कि सर ने एग्जांपल दिया था कि ताजमहल अपने आप में यूनिक, आप देखते हैं कि बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, और सभी ने ताजमहल विजिट किया होगा और आपने देखा होगा कि वो ताजमहल अपने आप में हर जगह से कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। ताजमहल के अलावा लोटस टेम्पल की बात करें तो लोटस टेम्पल भी आपने सभी ने देखा होगा, वो भी अपने आप में सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्री का मैथ्स में मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक्सिस उसमें ड्रा किया जाए, कोई भी लाइन अगर ड्रा की जाए उस स्ट्रक्चर के बीच में से कहीं पर भी, तो उस लाइन के अबाउट दोनों ओर वो स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। तो बैलेंसिंग वाली बात होती है। आप देखते हैं कि अपने आप जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो भी अपने आप में क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। और जो सिमेट्री अपनी बॉडी में होती है वही हमें बैलेंस उसके कारण आता है। हमारे अगर सिमेट्रिकल नहीं होता हमारा स्ट्रक्चर तो शायद हमारी बॉडी भी इतनी बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं होती। तो जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री न केवल ब्यूटी बल्कि बैलेंस को बनाने के लिए, उस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए भी काम आती है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी में देखा होगा, या सिमिलरिटी के अंदर मैथ्स का जो आइडिया होता है वो ये होता है कि वहां पर साइज मैटर नहीं करती है, लेकिन सैप एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसे सैप के अंदर दो चीजें होती है, दो मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो सकते हैं। और बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा कई टेम्पल्स हमारे, खास करके जो मंदिरों के अंदर गुंबद होते हैं, कई फेमस टेम्पल्स हैं, उनके उनके जो गुंबद होते हैं आपने देखा होगा कि उनके अंदर सिमेट्री फॉलो होती है। एक स्ट्रक्चर उसका जो होता है मेन स्ट्रक्चर, पूरा जो गुंबद होता है उसके सब स्ट्रक्चर होते हैं, और जितने भी सब स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे तो एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते ही हैं। और ईच सब स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल टू होल स्ट्रक्चर। जो छोटा स्ट्रक्चर होता है वो उस बड़े स्ट्रक्चर के सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल होने के कारण, अगर वो सारे एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं, इसी कारण उसमें सुंदरता भी होती है, और सुंदरता के साथ साथ उसमें मजबूती भी आती है। और आर्किटेक्चर जब अपने डिजाइन जब बनाते हैं तो डिजाइन बनाते समय इन दो एस्पेक्ट को वहां पर फॉलो करते हैं। दूसरा, जैसा कि राजेश भार्गव सर ने बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने बताई थी, इसका जिक्र किया था, गोल्डन रेशो। आप में से कई लोग गोल्डन रेशो के बारे में जानते होंगे। गोल्डन रेशो एक टर्म है। रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू टर्म्स। दो क्वांटिटी, दो वैल्यू के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन गोल्डन रेशो, वो कंपैरिजन एक रेशो होता है। और मैथ्स के अंदर यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन हुए हैं। एक्चुअल में पुराने समय के अंदर जो मैथमेटिशियंस हुआ करते थे वही आर्किटेक्ट हुआ करते थे। मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर दोनों सेम डिसिप्लिन हुआ करते थे, दोनों में अंतर नहीं होता था। तो यूक्लिड नाम के जो मैथमेटिशियन हुए हैं उनने गोल्डन रेशो के बारे में बताया है। उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उस मैथमेटिकल डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स वाले हैं, कुछ लोग नॉन मैथमेटिक्स वाले भी हैं, जिन्हें शायद इन डेफिनेशन पे जाएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको उसके बारे में जो बता रहा हूँ कि दो पर्टिकुलर, मतलब लेंथ और विड्थ के बीच में एक रेशो होता है जो कि नियर अबाउट 1.618 ऐसा होता है। वो रेशो अगर होता है तो उस रेशो के कारण स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो मजबूत भी होता है और उसके अंदर सुंदरता भी होती है। ये रेशो कई नेचुरल स्ट्रक्चर होते हैं, वो नेचुरल स्ट्रक्चर चाहे प्लांट्स या फ्लोवर, जो उनकी लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उनके अंदर भी वो गोल्डन रेशो ऑब्जर्व किया गया है कि उनके अंदर जो खूबसूरती आती है, तो उस खूबसूरती के बाद ये महसूस किया गया है कि उनके दो डायमेंशन के बीच में वह रेशो फुलफिल होता है। ऐसे ही अगर अपन अपने
किसी व्यक्ति की सुंदरता की बात करें तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे अपन अपने चेहरे की बात करें तो चेहरा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा गोल्डन रेशो में होता है, उनका जो शेप होता है वो गोल्डन रेशो में होता है। कई लोगों की नाक जो होती है, नाक की बात करें, चेहरे की बात करें, आंखों की बात करें, तो ये गोल्डन रेशो के फॉर्म में होती है, और वो गोल्डन रेशो के कारण डेफिनेटली वो अपने आप में बहुत ही सुंदर होते हैं। यहाँ पे सुंदरता के मापदंड के अंदर भी ये चीजें अप्लाई होती है। और ये सब चीजें बताते हुए मैं, जो आज के हमारे मेन स्पीकर हैं डॉक्टर राकेश पटेल, जो कि SIRT अयोध्या नगर में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में HOD हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो हमें सब्जेक्ट जो भी आज का है, जो भी आज का टॉपिक है, उसके बारे में विस्तार से बताएं। ओवर टू श्री राकेश पटेल सर। Thank you, sir. Good afternoon, respected principal, sir. Good afternoon to Rajesh Bhargav, sir, ML Bhargav, sir, Manoj Singh, sir, HOD of the Architecture Department, Aradhana, madam. Or thanks to Coordinator Jiten, sir, for inviting me for this webinar. जैसे कि मैं अपना वेबिनार स्टार्ट करता उससे पहले ही जो इसमें जो मैथमेटिशियंस और जो सिविल इंजीनियर्स थे, हमारे सीनियर प्रोफेसर्स, उनने काफ़ी अच्छा बता दिया है, जो कि मैं आगे आपको कवर करने वाला था। जैसे कि भार्गव सर ने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा, ML भार्गव सर ने भी, राव सर, इवन राव सर भी सिविल इंजीनियर हैं, तो उनने काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें बताई जो कि सिविल और आर्किटेक्चर में यूज़ होती हैं। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सिविल और आर्किटेक्चर कोई अलग नहीं है, दोनों ब्रांचेस लगभग साथ चलती हैं, और सिविल कहें चाहे आर्किटेक्चर कहें, वो काफ़ी सिमिलरिटी है दोनों में, दोनों के वर्क सिमिलर हैं, दोनों की स्टडी भी सिमिलर है। और जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात करें तो हम मैथमेटिक्स को यदि हम मैथ्स के बारे में बोलना स्टार्ट करें तो हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री में जाएं तो जैसे कि जितेंद्र सर ने बताया भी कि सबसे पहले मैथमेटिशियंस ही हुआ करते थे, गणितज्ञ हुआ करते थे, वही हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, वही इंजीनियर्स थे, और इवन वही सारी फील्ड्स को संभालते थे। तो जो हम पुराने जो साइंटिस्ट देखते हैं या इंजीनियर्स देखते हैं, वो सब मैथमेटिशियंस ही थे। और जब हम इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें हम साइंस को नहीं छोड़ सकते, ना ही हम मैथ्स को छोड़ सकते हैं, ना साइंस। तो मैंने इसलिए इसमें एक साइंस वर्ड और ऐड कर दिया है कि मैथमेटिक्स इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। पटेल सर, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर नहीं तो हो हुई गई है पर वो डिस्प्ले नहीं हो रही। अच्छा, मैं करता हूँ अगर उसे फिर से टॉप करके फिर से करिए। जी। हाँ सर, हो गया, शेयर हो रही है जी। हाँ सर, दिख गया। हाँ, तो जैसे मैं अपने टॉपिक में मैंने एक साइंस वर्ड ऐड और कर दिया था, क्योंकि इंजीनियरिंग, मैथ्स और साइंस ये सब आपस में ऐसे मिक्स हो गए हैं कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कहाँ हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, कहाँ हम साइंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बगैर मैथ्स के ना तो साइंस पॉसिबल है ना इंजीनियरिंग पॉसिबल है, और बगैर साइंस और मैथ्स के इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमें मैथ्स की बात भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मेरे जो भी सीनियर प्रोफेसर्स थे, उन्होंने भी बताया कि हम मैथ्स को सिर्फ सिविल और आर्किटेक्चर तक ही लिमिट नहीं कर सकते, वो तो हमारा एक टॉपिक है, मगर ये मैथ्स जो है वो हम ऐसे यूज़ करने लगे हैं आजकल डेली लाइफ में कि हमें पता नहीं चलता है हम कहाँ कहाँ मैथ्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसमें कंटेंट्स में थोड़ा सा और दूसरी चीज़ें भी बताई कि मैथमेटिक्स इन बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स इन इंजीनियरिंग, इन एस्ट्रोनॉमी, इन मैकेनिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, और ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करने लगे। क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं या आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ मैकेनिक्स की बात भी आ जाती है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने आप आ जाएगा, फिजिक्स अपने आप यूज़ होगा। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूसरी स्ट्रीम्स को भी ऐड कर दिया था।
जैसे कि अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर। राकेश सर, जी, स्लाइड को आप शो कर दीजिए, स्लाइड शो नहीं हुआ। स्लाइड शो नहीं हो रहा। शो कर दीजिए। अब हो रहा है शो? हाँ हाँ सर, हो गया, कंटिन्यू। हाँ, आप बताते रहिएगा यदि कुछ वहाँ से दिक्कत आए तो। जी सर, आप भी बता देना कुछ प्रॉब्लम। हाँ, तो जैसे कि अब इसमें जो सिविल और आर्किटेक्चर की कई स्ट्रीम्स हैं, जहाँ पर कि हम जो भी स्ट्रीम्स होंगी सभी में हम मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक पहला देखें तो यदि फ्लूइड फ्लो, तो एक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं और जिसको हम आर्किटेक्चर में भी यूज़ करते ही हैं। क्योंकि जब भी हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए उसमें हमें वाटर सप्लाई लगेगा, और वाटर सप्लाई से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड फ्लो। तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हमें जो भी हमारी जो इक्वेशंस हैं वो सब कहाँ से डेवलप हो रही है, मैथमेटिक्स से। जैसे कि उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी यूज़ हो रहा है, इंटीग्रल कैलकुलस का भी यूज़ हो रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी यूज़ हो रहा है। मगर जब हम इसको पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग को, तो वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ हमें डायरेक्टली वो मैथ्स को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए फार्मूले। मगर हम उसके बैकग्राउंड में जाएं तो उनका पूरा जो डेरिवेशन है, जैसे वो इक्वेशंस ड्राइव हुई हैं, वो सब कहाँ से आ रही है, मैथमेटिक्स से ही। फिर आ रहा है नेक्स्ट हम जो स्ट्रेस एनालिसिस, जो कि हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या लग रहा है कि जो भी मटेरियल्स यूज़ होंगे तो उन मटेरियल्स की हम स्ट्रेंथ देखेंगे, उनकी क्वालिटी पैरामीटर्स देखेंगे, तो उनका स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है। तो वहाँ पर भी हमें काय की ज़रूरत पड़ रही है, मैथमेटिक्स की। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स डिफाइन करेंगे, तो जो भी कर्व्स हम बना रहे हैं वो तो किसकी हेल्प से बन रहे हैं, मैथमेटिक्स। फिर एक नेक्स्ट जो फील्ड आती है सर्वेइंग। जैसे कि सर्वेइंग क्या है, ये चाहे सिविल इंजीनियरिंग में देखें चाहे आर्किटेक्चर में, ये एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है दोनों ही स्ट्रीम्स में, चाहे सिविल हो चाहे आर्किटेक्चर, जिससे कि बगैर इसके हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे एक आर्किटेक्ट है तो उसको हम एक प्लॉट दे रहे हैं, जिस प्लॉट के ऊपर उसको अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जब वो प्लॉट उसको मिल गया तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, उसकी सर्वे। और सर्वे में हम जैसे कोई भी बात जब कर रहा है प्लॉट, तो जब प्लॉट साइज की बात आ गई कि वो प्लॉट 30x50 है या 40x60 है, तो यहीं से जो टर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं वो काय की यूज़ करने लगे, मैथमेटिक्स की। यूनिट्स आ गई उसमें, फिट आ गया, मीटर आ गया, mm में लिख रहे हैं। तो लेंथ ब्रेथ का यूज़ कर रहे हैं कि लेंथ, प्लॉट की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। तो जैसे ही हमने जब भी इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं, वहीं से उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया है। जैसे कि कोई प्लॉट है तो उसका यदि हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो उसमें भी काय की हेल्प लग रही है, मैथ्स की। उसका यदि हमें कोई जैसे कि लैंड सरफेस हमारी अप एंड डाउन्स हैं, तो वहाँ हम एक कंटूर सर्वे करते हैं, जो कि सिविल इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स दोनों ही समझेंगे कि कंटूर सर्वे करेंगे। कंटूर सर्वे करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे लैंड सरफेस ऊंची है, कहाँ नीची है। मतलब एलिवेशंस की बात करें, आरएल्स की बात करते हैं हम, और एलिवेशंस निकाल लेते हैं कि कहाँ पे लैंड में फिलिंग रिक्वायर्ड है, कहाँ पर कटिंग रिक्वायर्ड है। तो वो कटिंग फिलिंग कैलकुलेट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। जैसे कि हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल है, जिससे कि हम वॉल्यूम निकालते हैं कटिंग फिलिंग का। तो ये रूल्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स से, चाहे एरिया कैलकुलेशन हो चाहे वॉल्यूम कैलकुलेशन। फिर सर्वेइंग में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, यदि हमें उसकी बाउंड्री मेज़र करनी है तो वहाँ हम लेंथ मेज़र करेंगे। तो वो लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो वो भी क्या है, लेंथ मेज़रमेंट भी मैथमेटिक्स में आ रहा है। फिर सर्वेइंग में एक और टर्म आती है कि उसकी हम डायरेक्शंस मेज़र करेंगे, जिसमें कि हम कंपास का यूज़ करते हैं, या थ्योडोलाइट यूज़ कर रहे हैं, या डम्पी लेवल्स का यूज़ कर रहे हैं। आजकल टोटल स्टेशन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट्स आ गए हैं। तो वो सब भी काय के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल पे ही वर्क करेंगे। जैसे कि जब डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शंस जब लेंगे तो वो भी क्या है, मैथमेटिक्स के टर्म्स में ही यूज़ हो रही है। हम कंपास यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस ले रहे हैं, तब जाके हम अपने प्लॉट को इजीली लोकेट कर सकते हैं कि उसकी एग्जैक्टली वो कहाँ लोकेट कर रहा है। और हर हर जो भी प्लान होगा उस प्लान पे हम लोकेट करते हैं कि
डायरेक्शन क्या है, मतलब वो नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। तो ये जो फेसिंग आ रही है, जो डिफरेंट डायरेक्शंस हम उसमें मेंशन कर रहे हैं, तो वो भी हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? मैथ्स की हेल्प से। फिर सर्वेइंग में आप और आगे चलें तो जैसे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं थ्योडोलाइट्स या इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट्स, उसमें हम डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं और एंगल्स भी मेज़र कर सकते हैं। तो वहाँ जब एंगल और डिस्टेंस दोनों की बात आएगी तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी, और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से मिल रही है हमें? मैथमेटिक्स से। तो पूरा के पूरा जो सर्वेइंग है वो कहाँ से मिल रहा है हमें? पूरा मैथमेटिक्स से। और बगैर सर्वेइंग के हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक और जो सब्जेक्ट होता है हमारे आर्किटेक्चर में भी है और सिविल में भी है, एस्टिमेशन एंड बिलिंग। तो एस्टिमेशन एंड बिलिंग में क्या है कि जो भी हमारी बिल्डिंग हमारी बननी है, सपोज कभी कभी जैसे बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग बनने से पहले ही हमें उसका एस्टिमेट निकालना है कि हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट क्या आएगी। तो एस्टिमेट निकालने के लिए हमें उसका जो हमारे पास प्लान बन गया है, जो कि हमने सर्वे कर लिया या एक प्लान बना लिया, एक लेआउट बना लिया, हमें मालूम चल गया एक बिल्डिंग की हाइट ये है, बिल्डिंग की डायमेंशंस पता चल गई। अब उसमें जो जो मटेरियल यूज़ होंगे, तो उन मटेरियल्स की क्या क्वांटिटीज होंगी, कितनी क्वांटिटीज होंगी, फिर उनके क्या रेट्स होंगे। तो ये पूरा एक एस्टिमेशन एंड बिलिंग करने के बाद हमें बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट पता चल जाता है, जो कि हम बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट करते हैं और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट करते हैं। जब प्रोजेक्ट के बाद या प्रोजेक्ट के बीच बीच में हम जैसे जैसे हमको पेमेंट्स करने हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे या जो कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो वो अपने बिल, जब वो अपना बिल प्रोड्यूस करेगी, तो उसके बिल के हिसाब से हम पार्ट्स में हम मेजरमेंट करते रहते हैं कि हाँ इतना वर्क हो गया, इतना पेमेंट हम कर सकते हैं। तो वहाँ भी जो कैलकुलेशंस लग रही हैं वो सब कहाँ से आ रही है? मैथमेटिक्स से। तो ये एस्टिमेशन एंड बिलिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी सिविल वर्क के लिए, आर्किटेक्चर वर्क के लिए। एक आर्किटेक्ट है, तो जब आर्किटेक्ट के पास कोई क्लाइंट जा रहा है, तो सबसे पहले जब वो अपना घर बनवाएगा या घर के लिए से बात कर रहा है, तभी वो उसकी कॉस्ट की बात भी करने लगता है। तो एक आर्किटेक्ट को भी हमेशा उस कॉस्ट के लिए वो कुछ अपने रिलेशंस डेवलप करके रखते हैं या एक्सेल शीट्स उनके पास होती हैं, जिससे कि वो अपना एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर की कॉस्ट इतनी पड़ने वाली है। क्योंकि तभी वो जो सामने वाला क्लाइंट है वो कह सकता है कि हाँ मुझे इतनी कॉस्ट का बनवाना है या ये करना है। तो इसलिए यहाँ पर भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है। फिर है आरसीसी डिज़ाइन। आरसीसी डिज़ाइन जैसे कि जब आप आर्किटेक्ट्स ने यदि लेआउट फाइनल कर दिया, एलिवेशंस फाइनल कर दिए, अब बात आती है उसकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन की कि उसमें कैसे कॉलम्स आएंगे, बीम्स आएंगे। अब जो बीम्स कॉलम्स आ रहे हैं उनके शेप की बात करें तो बीम्स रेक्टेंगुलर होंगे, कॉलम्स रेक्टेंगुलर होंगे, या कॉलम्स स्क्वायर या सर्कुलर भी हो सकती हैं। तो जब शेप की बात आ रही है, तो जब भी हम शेप की बात करेंगे तो वहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है। फिर आरसीसी डिज़ाइन में हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी एक बीम है या कोई एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है। लोड कैलकुलेशंस के लिए हमें फिर हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस की हेल्प से पहले जो लोड्स आ रहे हैं उन लोड्स की वजह से मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे और मूवमेंट्स के बेस पे हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो जैसे जब एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसकी आरसीसी डिज़ाइन के लिए हम सबसे पहले उसका ऊपर जो लोड्स आ रहे होंगे और जो हम मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ लेते हुए, उन लोड्स को लेते हुए हम उसकी आरसीसी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। स्लैब डिज़ाइन हो, चाहे बीम डिज़ाइन हो, चाहे कॉलम डिज़ाइन हो, तो कोई भी पार्ट जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। अब होता क्या है कि इसमें जो रिलेशंस डेवलप हो गए हैं, जैसे कि सपोज जो मूवमेंट इक्वेशंस हैं या डेप्थ कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम, तो वो ऑलरेडी बुक्स में एज ए फॉर्मूले भी दिए हुए हैं और डेरिवेशंस भी दिए हुए हैं। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको उसका डेरिवेशन ना देख के सिर्फ फॉर्मूलेज देख लेते हैं और उन फार्मूले का यूज़ करने लगते हैं, मगर उनके पीछे की जो थ्योरी है वो पूरा मैथमेटिक्स है। फिर
स्ट्रक्चर एनालिसिस, जैसे कोई सी भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन करने से पहले क्या लगेगा हमको, स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो इसके लिए एनालिसिस के लिए कई सारे मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं। अब वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। फिर होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक फील्ड है जिसमें कि हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या डिज़ाइनिंग ऑफ रोड्स या रोड ट्रीज की डिज़ाइनिंग, जो रोड ट्रीज हम बनाते हैं, जो चौराहे बनाते हैं, तो वो सारी किस्में आ जाती है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो जब एक आर्किटेक्ट को कोई कॉलोनी प्लान करना पड़ रहा है या सिटी प्लान करना पड़ रहा है तो उसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग का भी नॉलेज चाहिए, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए भी उसको क्या नॉलेज चाहिए, मैथमेटिक्स। सपोज वो उसमें बात कर रहा है कि मुझे एक रोटरी बनानी है, एक चौराहा बनाना है, एक तिराहा बनाना है, तो वहाँ ज्योमेट्री लगेगी, वहाँ कर्व्स कैसे होने चाहिए। जैसे कि हम इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि कर्व्स भी एक पार्ट है उसका, कि उसमें कंपोजिशन कर्व, कंपोजिट कर्व्स हो गए या ट्रांजिशन कर्व्स हो गए, वर्टिकल कर्व्स हो गए, हॉरिजॉन्टल कर्व्स हो गए, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। ट्रिग्नोमेट्री यानी मैथ्स यूज़ हो रहा है, क्योंकि यदि हम आप देखें कि जो जब भी एक रोटरी बना रहे हैं, एक कर्व है, तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब वहाँ एक व्हीकल मूव कर रहा है तो वहाँ हम देखते हैं कि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहे हैं उन पे। वो फोर्सेस देखते हुए वो कर्व को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ऐसा ना हो कि व्हीकल जब टर्न कर रहा है तो स्किड करके बाहर चला जाए, तो दूर दूर मूव ना हो जाए। तो इसलिए हम उसमें कर्व्स को डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे जब एक नॉर्मल कोई भी पर्सन एक रोड देख रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि उस रोड को डिज़ाइन करने के पीछे इसमें कितना मैथमेटिक्स लग रहा है या कितना इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस हैं, कितना कैलकुलेशन है। मगर जब एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट उसको डिज़ाइन कर रहा है तो उसको मालूम होता है कि इसमें हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या ट्रैफिक इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिजिड पेमेंट्स हों चाहे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हों। फिर उनके मेजरमेंट्स में भी चाहे वो रोड मेजरमेंट, जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट से जो हम विटामिन की पेमेंट्स ले रहे हैं वो फ्लेक्सिबल कहला रही है, या और जो कंक्रीट पेमेंट्स हैं वो क्या है, रिजिड पेमेंट्स हैं। तो दोनों ही पेमेंट्स में जब हम रोड बनने से पहले कंटूर सर्वे करा, कंटूर सर्वे करने के बाद कटिंग फिलिंग करी, उसको एक लेवल सरफेस बनाने से लेके तो उसके कंप्लीशन तक मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। इवन जब अलाइनमेंट ले रहे हैं, हम जब रोड का अलाइनमेंट लेंगे कि हम इस सपोज हमें दो शहरों को कनेक्ट करना है, तो उन दो शहरों को कनेक्ट करने के लिए हम हमेशा एक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेंगे यानी हम क्या सोच रहे हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस कम से कम हो, तो ये मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि उसके बीच में ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ना आए, जैसे कि ज़्यादा सपोज नदी नाले ना पड़े, माउंटेन्स ना पड़े, तो इसके लिए भी हमें एक प्रॉपर सर्वे चाहिए। तो उस सर्वे में भी क्या होगा, मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व होगा, तभी हम एक प्रॉपर रोड डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में दूसरी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए या रेलवे हो गए, टनल्स हो गई, ये सारी चीज़ें ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर आ रही हैं और सभी में हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। फिर हम कहें बात जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो मैंने पहले भी कही थी, इसमें जो ट्रसेस यूज़ होते हैं, तो जब हम ट्रसेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ वेक्टर का भी यूज़ हो रहा है, फोर्सेस का यूज़ हो रहा है, कौन से मेंबर्स टेंशन मेंबर्स हैं, कौन से कंप्रेशन मेंबर्स हैं, तो ये सब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया है। वहाँ ज्योमेट्री भी यूज़ हो गई है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ हो गई है, वेक्टर भी यूज़ हो गया है। और यदि ये ट्रस कॉम्प्लिकेटेड ट्रस बन रहे हैं, उनको एनालाइज करना है तो हम उसको मैनुअली नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ता है सॉफ्टवेयर्स पे, या फिर एक मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड, जिसमें कि हम जब इनडिटर्मिनेसी बढ़ जाती है तो उसके लिए फिर हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये सब भी कहाँ से आ रहा है, मैट्रिक्स मेथड ही कहाँ से आया हमारा, मैथमेटिक्स से। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में चाहे वो बीम्स हो चाहे कॉलम्स हो, जब इनका एनालिसिस कर रहे हैं, इन पे क्या मूवमेंट्स आ रहे हैं, मूवमेंट्स, जब मूवमेंट की बात करेंगे तो बीम्स के ऊपर मूवमेंट आ रहे हैं या शेयर फोर्स आ रहे हैं, जो वर्टिकल रिएक्शंस आ रही हैं, तो शेयर फोर्स हैं, वो भी क्या हो गया, वेक्टर टर्म्स हो गई। मूवमेंट्स है तो मूवमेंट भी वेक्टर में ही आ जाएगा कि वो किस तरीके से लग रहा है, उसकी क्या डायरेक्शन है, मेंबर को कैसे रोटेट कर रहा है,
तो ये सब वेक्टर का यूज यहाँ पे हो रहा है। फिर जो बीम्स या कॉलम्स को एनालाइज करने के लिए जो मूवमेंट इक्वेशंस चाहिए हमको, जो कि बेंडिंग थ्योरी यूज होती है उसमें, तो जो बेंडिंग थ्योरी के अंदर जो इक्वेशंस डेवलप हो रही हैं, वो इक्वेशंस भी हम कहाँ से डेवलप कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज करके, और बीम कॉलम्स की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको लगा के हम फाइनली एक इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं, और उसी इक्वेशन को हम कहते हैं बेंडिंग इक्वेशन। तो हम डायरेक्टली जो भी आर्किटेक्ट्स हैं या सिविल इंजीनियर्स या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, वो उन्हीं बेंडिंग इक्वेशंस का यूज करके पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि वहाँ जैसे आपने स्टूडेंट्स ने देखा हो कहीं एक इक्वेशन होती है MYI = FYY, तो जो MYI वहाँ M क्या हो गया, मूवमेंट, I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F हो गया स्ट्रेस, और Y हो गया उसकी डेप्थ फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस। तो ये सब इक्वेशंस हमने कहाँ से ली, मैथमेटिक्स से। फिर बात करें नेक्स्ट स्ट्रीम जो होती है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है जो स्टडी ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। जैसे कि जब कोई भी एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें वहाँ की सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करनी है कि जो स्ट्रक्चर हम उस सॉइल के ऊपर रख रहे हैं, वो सॉइल इतनी कैपेबल है कि उसको बियर कर सकती है कि नहीं। तो उसको उसकी बेयरिंग कैपेसिटी चेक की जाती है। तो जो बेयरिंग कैपेसिटी चेक कर रहे हैं, तो वो ऑन साइट भी हो सकती है और लैब्स में भी हो सकती है। कई बार हम सैंपल्स लेके आ जाते हैं, लैब्स में भी चेक कर लेते हैं, और यदि हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो प्लेट लोड मेथड या ऐसे कुछ मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है जो कि हम साइट पे ही परफॉर्म करते हैं, और उससे हम जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, एक्चुअली बेयरिंग कैपेसिटी मीन्स कि मैक्सिमम लोड विच सॉइल कैन बियर डिवाइड बाय द सरफेस एरिया ओवर विच इट इज़ अप्लाइड। तो यहाँ भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी हम कई फार्मूलेज हैं, कई रिलेशंस हैं, कई ग्राफ्स हैं। जैसे एक टर्जागी इक्वेशन होती है, तो टर्जागी इक्वेशन में भी हम ग्राफ्स का भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कर्व्स का यूज़ कर रहे हैं। फिर टर्जागी इक्वेशन में हम ज्योमेट्री का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ C5 की वैल्यू बात करते हैं हम। C5 एक वैल्यू होती है, फाई एंगल ऑफ एक एंगल हो गया जो, और एक C वैल्यू हो गई। तो जहाँ एंगल्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या आ जाती है, ज्योमेट्री भी यूज़ होने लगती है। तो ये सब कहाँ से आ रही है, मैथमेटिक्स। फिर है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग्स, जो कि मेनली आर्किटेक्ट्स कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स भी करते हैं। तो आर्किटेक्ट्स जब आर्किटेक्ट्स कोई भी एक बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं, तो जैसे कि जितेंद्र सर ने बताया था, राजेश सर ने बताया कि गोल्डन रेशो का ध्यान रखते हैं, और उसको भी ध्यान रखते हैं। फिर दूसरा ये भी देखते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग्स की लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, या आजकल हम बिल्डिंग्स जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस समय कई तरीके के शेप्स दिए जा रहे हैं, कई अट्रैक्टिव एलिवेशंस दिए जा रहे हैं। तो आर्किटेक्ट्स हमारे वो एलिवेशंस देने के लिए, उसमें शेप्स देने के लिए भी काय का यूज़ कर रहे हैं, ज्योमेट्रीज। चाहे उसमें कर्व्स का यूज़ करें, चाहे वो पैराबोलिक कर्व्स हो जाएं या हाइपरबोलिक कर्व्स हो गए। तो जो कर्व्स यूज़ कर रहे हैं या सर्कल के पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, ज्योमेट्री है। और हमारा पूरा जो बिल्डिंग का शेप ही कैसा है, या तो रेक्टेंगुलर होगा, या स्क्वायर होगा, या किसी कर्व में होगा, या हो सकता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हुई तो डोम्स भी यूज़ करते हैं हम, वहाँ शेल्स भी यूज़ करते हैं, शेल्स या ट्रेंगुलर शेप्स भी यूज़ करते हैं। तो इन सब में ज्योमेट्री लगेगी, ज्योमेट्री लग रही है यानी मैथ्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा। तो ये सब मैथ्स के ही एप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। फिर वैसे ही यदि एक आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है, उसको यदि कोई सिटी भी प्लान करनी है, तो सिटी प्लान करने के लिए भी उसको पूरा मैथमेटिक्स लगेगा कि उसका एरिया कितना है, कहाँ कैसा प्लानिंग हो सकती है, कहाँ पे क्या होगा। फिर इस पूरी प्लानिंग में उसको वाटर सप्लाई का भी ध्यान रखना है। फिर उसमें उसको आजकल क्या हो गया, आजकल तो
जैसे कि हम एक ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे कि एक टर्म आती है वो भी प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग्स में ही कह सकते हैं, या ओरिएंटेशन कह सकते हैं, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन करना है कि बिल्डिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, कि ओरिएंटेशन ऐसा हो उसका कि प्रॉपर उसको सनलाइट मिलती रहे, प्रॉपर उसको वेंटिलेशन मिलता रहे, प्रॉपर उसमें लाइट आती रहे, और जैसे कि सन मूव कर रहा है, सपोज सन राइज करने से सेट होने तक जब वो उसका सन का मूवमेंट है, तो ऐसा बिल्डिंग का ओरिएंटेशन होना चाहिए कि हमको मैक्सिमम लाइट मिलती रहे। वही कंसेप्ट जो आजकल आर्किटेक्ट्स लगा रहे हैं जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स, तो ग्रीन बिल्डिंग्स का एम ही ये है कि वहाँ हम मिनिमम एनर्जी का यूज़ करते हुए बिल्डिंग को ऑपरेट करते रहें। जैसे कि हम देखते हैं कि आज बिल्डिंग्स में हम एसी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब इस समय समर चल रहा है तो समर में हमें बिल्डिंग को कूल करना है, तो एसी की ज़रूरत पड़ रही है। फिर वैसे यदि विंटर आता है तो कहीं कहीं हीटर्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो इनका यूज़ ना करना पड़े, हम नेचुरल रिसोर्सेज का ही इतना अच्छा यूज़ कर लें कि हमें इन चीज़ों का यूज़ करना ना पड़े। तो उसी के लिए उसी टर्म को हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। तो ओरिएंटेशन भी डिपेंड काहे पे करेगा, सन के पाथ के मूव, सन के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर हमारी जो डायरेक्शन है उसके ऊपर करेगा। तो यहाँ जहाँ ओरिएंटेशन की बात आ रही है वहाँ पर हमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये सब एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के सिविल और आर्किटेक्चर में। मगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा अपनी प्रेजेंटेशन को, क्योंकि जब हम सिविल की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो इन स्ट्रीम्स के अंदर भी हमें दूसरी स्ट्रीम्स का यूज़ करना पड़ जाता है। जैसे कि सपोज हम आजकल कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी आ गई। फिर हम यदि सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट मीटर्स ले लिए, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज़ हो गया। जब हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ मैकेनिकल भी यूज़ हो गया, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मशीन्स भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए आज हम कोई भी इंजीनियरिंग है या कोई भी स्ट्रीम ले रहे हैं, तो वो ऐसी नहीं रही है कि सिर्फ सिविल है तो वो सिविल ही है। आजकल सारी स्ट्रीम्स ऐसी हो गई, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई हैं। मतलब सिविल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज़ हो ही रहा है, मैकेनिकल भी यूज़ हो रहा है, पावर सप्लाई के लिए आपको चाहिए तो इलेक्ट्रिकल भी यूज़ हो ही रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज़ हो रहा है। तो ऐसे मिक्स हो गई हैं, इंटरडिसिप्लिनरी हो गई हैं सारी ब्रांचेस। इसलिए मैं इसी प्रेजेंटेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें कि हम मैथ्स के एप्लीकेशन दूसरी स्ट्रीम्स में भी देख सकते हैं। फिर ये कुछ मेथड्स थे जो कि मैंने अभी बताया था आपको, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स हो गए, वो की शेप्स हैं वो। फिर कानीज मेथड हो गया, या शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट, जो कि हम जो भी एक इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, वो अपने शायद फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों ने ही पढ़ा होगा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं, उसके बाद ही हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या आगे दूसरे मेथड्स की बात करते हैं। तो इन सारे मेथड्स के पीछे बैकग्राउंड में क्या है, इंजीनियरिंग है। चाहे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही डेवलप हो रहा है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी, वहाँ हम स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं, यानी डिफ्लेक्टेड शेप्स की भी बात करते हैं। स्लोप्स या स्लोप की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ हम कर्व की बात कर रहे हैं, थीटा एंगल भी आ जाएगा वहाँ पर। वैसी मैट्रिक्स मेथड जो कि एक बहुत ज़रूरी मेथड है इस समय के लिए, क्योंकि आज पहले क्या होता था कि पुराने समय में हमारे पास इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को हम मैनुअली एनालाइज करते थे, मगर अब जैसे जैसे इनडिटर्मिनेसी बढ़ती जाएगी किसी स्ट्रक्चर की, मतलब इनडिटर्मिनेसी यानी नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ हम फिर मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके कई सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो गए हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए भी क्या क्या लग गया, अब मैथ्स। जैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है सिविल इंजीनियर, मगर उस सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में क्या है, मैथ्स है। उस सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है कंप्यूटर में, कंप्यूटर इंजीनियर की हेल्प से हम बना पा रहे हैं, या कंप्यूटर किसकी हेल्प से बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से बन रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ब्रांच आजकल ऐसी नहीं रही है कि वो सिविल की बात करें तो सिर्फ सिविल ही है, आर्किटेक्चर की क्या, उसमें हम सारी इंजीनियरिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, और सारी इंजीनियरिंग्स का यूज़ कर रहे हैं यानी हम मैथ्स का यूज़ उसमें करते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं सभी में हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। फिर जैसे
एक ट्रैफिक वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने के लिए, जो सिटी में नेटवर्क्स बनाने के लिए, इसमें भी हमको मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे ये एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक मैंने एक पिक्चर शो करा है कि जैसे रोटरीज डिज़ाइन हो रही हैं, तो इनकी डिज़ाइनिंग के लिए भी हमको मैथमेटिक्स लग रहा है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग में जैसे मैं डिस्कस करते ही जा रहा था कौन कौन सी मैथ्स के कौन कौन सा पार्ट मैथ्स का यूज़ हो रहा है, जैसे मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स यूज़ होता है, टिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, तो ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने कुछ और भी इसमें ऐड करा था कि बायोटेक्नोलॉजी में भी हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। फिर एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि बगैर एस्ट्रोनॉमी के हम सिविल वाला पार्ट भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी में भी जो भी हम कैलकुलेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ हमें क्या लग रहा है, मैथ्स। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि सिविल बगैर एस्ट्रोनॉमी के नहीं कर सकते, क्योंकि सिविल के अंदर भी हम लैटिट्यूड्स और कोऑर्डिनेट्स की जब बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, तो वहाँ पर हमें एस्ट्रोनॉमी से भी उसको हमें लिंक करना पड़ रहा है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जीपीएस डिवाइसेस आ गई हैं, जीपीएस इनेबल डिवाइसेस आ गई हैं, मोबाइल्स में भी आ गए हैं हमारे, सभी जगह पे जीपीएस का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ एस्ट्रोनॉमी का यूज़ हो रहा है, यानी मैथ्स का यूज़ इसमें हो रहा है। फिर मैकेनिक्स, जो कि सिविल का ही पार्ट है, कि जब भी मैकेनिक्स सिविल इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, तो जो भी फोर्सेस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेसेस आ रही हैं, स्पीड कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। तो केमिस्ट्री में भी मैथ्स का यूज़ होता है, मेडिसिन में भी मैथ्स का यूज़ होता है, फिज़िक्स, क्योंकि बगैर मैथ्स और फिज़िक्स से कोई भी इंजीनियरिंग नहीं बन सकती है, तो यहाँ पे भी जैसे कि आप देखेंगे कि जो भी फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स के लिए भी हम काय का यूज़ कर रहे हैं, मैथ्स का, और फिर फिज़िक्स को कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, इंजीनियरिंग में, तो ये मैथ्स हर जगह रिलेट हो रही है। फिर अब ये इंजीनियरिंग के बाद मैंने कुछ पोर्शन आपको इसमें मैथ्स का दिखा रहे हैं कि डेली लाइफ में भी हम मैथ्स को यूज़ करने लगे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बगैर मैथ्स के हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं है। जैसे कि हम देखें कि जो स्टूडेंट्स यदि मैथ्स इग्नोर कर रहा है अपनी शुरू की क्लासेस में, तो उसको कई सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे वो इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सकता है और साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, तो इसलिए मैथ्स को हम शुरू से ही साथ में लेके चलते हैं। सोशल साइंस में भी यूज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है, ज्योग्राफी है गया, मेडिसिन, लाइफ एंड हेल्थ साइंसेज में भी यूज़ हो रहा है। जैसे कि अभी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो वो भी अपने कैलकुलेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, मैथ्स यूज़ कर रहे हैं। बिजनेस एंड कॉमर्स में भी मैथ्स, जो भी प्रोडिक्शंस लगा रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ, ये वो सब में जो मैथ्स यूज़ हो रहा है। तो जो इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में फिज़िक्स हो, ग्राफिक्स हो, या सिविल इंजीनियरिंग जो कि एक प्रैक्टिकल पार्ट है इंजीनियरिंग का, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह में या डिफेंस, एरोनॉटिक्स, रिसर्च वर्क, सभी में हमको मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यदि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वहाँ तो क्या होता है कि हम मैथ्स को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। मगर सपोज आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप एमटेक कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको मैथ्स का यूज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ क्या होगा कि वहाँ आपको डायरेक्टली आप इक्वेशंस यूज़ नहीं करेंगे, आपको कुछ इक्वेशंस ड्राइव भी करनी पड़ेंगी, या कुछ इक्वेशंस में कुछ कोफिशिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ आपको नया करना पड़ेगा, तो वहाँ फिर मैथ्स का नॉलेज और ज़्यादा चाहिए होता है। तो वहाँ हम बगैर मैथ्स के हम आगे कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने कुछ पार्ट इसमें कवर भी कर लिया है कि मैकेनिकल हो, सिविल हो, एनर्जी सिस्टम हो, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, सभी में हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ रही है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसमें भी मैंने कुछ जो भी मतलब मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स का यूज़ इन ब्रांचेस में हम यूज़ करते हैं। वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ करते हैं हम, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी होगा, सर्वे में भी होगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। फिर ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में। जैसे कि एक बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है जो है ऑटोकैड। तो ऑटोकैड जो कि
आर्किटेक्ट्स भी यूज़ करेंगे, सिविल इंजीनियर्स भी यूज़ करेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर है, यदि ऑटोकैड भी यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऑटोकैड पे जब यूज़ करते होंगे तो उसमें भी देखा है कि उसके लिए भी आपको मैथ्स चाहिए। वो भी आपसे डिस्टेंस भी पूछेगा, डायरेक्शन भी पूछेगा, फिर उसके अंदर आप कोऑर्डिनेट्स भी दे सकते हैं। तो ये फिर आप उसको 2D भी बना सकते हैं, 3D भी बना सकते हैं। तो वो सब भी क्या है, मैथमेटिक्स है। आपको मैथ्स का नॉलेज होगा तब आप उसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में चल सकते हैं। तो वो सब भी कहाँ, यानी ऑटोकैड के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैथ्स का। जैसे एक सॉफ्टवेयर आता है 3ds Max। तो 3ds Max भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम 3D व्यूज देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी मैथ्स इन्वॉल्व हो रहा है। स्टैट प्रो, जो कि आज किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमें स्टैट प्रो का यूज़ करना ही करना है। क्योंकि पहले एक ज़माना था कि जब हम हाथ से डिज़ाइन कर लेते थे, आज हम सारे डिज़ाइन स्टैट प्रो या ई टैब्स या सैप से कर रहे हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर्स बेस्ड हैं मैट्रिक्स मेथड, जो कि मैथ्स से डेवलप, मैथ्स का एक मेथड है कि मैट्रिक्स मेथड। क्या होता है कि जब जितने ज़्यादा इंडिटर्मिनेट्स होते जाएंगे तो हम एक मैट्रिक्स बनाते जाएंगे। हम सपोज मैन्युअली 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं, 4x4 का कर सकते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स आपका बन गया 10x10, 20x20, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो सॉल्व करने के लिए हमें क्या की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर्स की। तो उसी को सॉल्व, वैसे ही इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए, बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए, चाहे डैम्स हों, चाहे ब्रिजेस हों, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हों, तो हम वहाँ स्टैट प्रो का यूज़ करते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर ई टैब्स है, सैप है, ये तीनों सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं। फिर एक और सॉफ्टवेयर आता है रेविट आर्किटेक्चर। जो रेविट आर्किटेक्चर, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिसमें हम जो ऑटोकैड से थोड़ा सा एडवांस है, और इसमें भी हम अपनी बिल्डिंग्स की प्लानिंग करते हैं कि कैसे रूम्स होंगे, कैसे व्यू होंगे, वो व्यूज़ वगैरह भी हम इसमें देख सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में भी क्या चल रहा है, पूरा मैथ्स चल रहा है। इसमें इवन हम एस्टिमेट्स वगैरह भी निकाल सकते हैं, जो मैंने बताया था ना पहले, एस्टिमेशन एंड बिलिंग, उसके लिए भी हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, रेविट। फिर एक सॉफ्टवेयर होता है एनसिस, जो कि FEM बेस्ड सॉफ्टवेयर है। FEM क्या है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, जो कि आपने नहीं सुना होगा, मगर जैसे यदि आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो ये जो FEM है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, ये भी एक मैथमेटिक्स, मैथ्स का एक टूल कह सकते हैं या मेथड कह दें, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और ये इवन इंजीनियरिंग में ही नहीं, ये चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारे जो भी हम एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं या वेपन्स बना रहे हैं या अभी हम गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो सभी में हमें FEM की ज़रूरत पड़ती है। इससे क्या होता है कि हम एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, एक मॉडल तैयार कर लेंगे और उस मॉडल की टेस्टिंग हम सॉफ्टवेयर से ही कर लेंगे। सपोज आपने कोई कार बनाई है, उस कार को आपको जब टेस्ट करना है तो आप प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे तो उसको क्रैश करना पड़ेगा। मगर इसमें वो क्रैश एनालिसिस या जो भी एनालिसिस हैं वो हम मॉडलिंग के ज़रिए कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो कोई लॉसेज नहीं होंगे और हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर इसी में हम बीम्स का एनालिसिस है या कॉलम्स का एनालिसिस है, या जो हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, तो वो सारे एनालिसिस भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। FEM बेस्ड सॉफ्टवेयर एनसिस, और भी कई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, डायना है, कैटिया है, मगर एक जो सॉफ्टवेयर है एनसिस, जिसको सिविल इंजीनियर्स काफ़ी यूज़ करते हैं अपने रिसर्च वर्क में, या तो इसलिए मैंने इसको भी इसमें ऐड करा। फिर लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग और मैथ्स मिला दें तो सब कुछ है, और इंजीनियरिंग से यदि हम मैथ्स हटा दें तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग बगैर मैथ्स के नहीं चल सकता है। तो चाहे इंजीनियरिंग, जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ इंजीनियरिंग मतलब वो चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे मैकेनिकल हो, इसलिए हमें मैथ्स ज़रूरी है। बगैर मैथ्स के हम कोई भी इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक और सेइंग है कि मैथमेटिक्स रूल्स द साइंस एंड इंजीनियरिंग। मतलब मैथमेटिक्स किसको रूल कर रही है, साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग रूल्स द वर्ल्ड। मतलब मैथमेटिक्स की हेल्प से ही साइंस और इंजीनियरिंग बने हैं, और साइंस और इंजीनियरिंग की वजह से ही कोई वर्ल्ड को रूल कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैथ्स की कितना महत्व है, आर्किटेक्चर हो, चाहे सिविल हो, चाहे भी कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड हो। तो यहाँ मैं अपना लेक्चर
समाप्त करूंगा। थैंक यू। अब जो भी क्वेश्चंस यदि पूछना हो किसी को तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जितेंद्र सर। हाँ राकेश सर। जी सर। हाँ सर, आवाज आवाज आ रही है सर? आवाज आ जी रही जी है? सर। आ रही सर। हाँ हाँ हाँ। तो डॉक्टर राकेश पटेल ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से सिविल, न केवल सिविल और आर्किटेक्चर में बल्कि इंजीनियरिंग के बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं या साइंस के, ह्यूमैनिटीज के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, उन डिसिप्लिन्स में मैथ्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है ये आपने उनसे समझा। अंत में मैं आपसे, आप में से अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो, मैं सोचता हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, न केवल हमारे कॉलेज के बल्कि प्रदेश के अन्य संस्थाओं के भी जो बच्चे इस वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं, सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और डेफिनेटली उनका हो सकता है एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ होगा कि जो सब्जेक्ट हम डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, वो हमारे लिए आगे कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो, स्टूडेंट्स या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी हो, तो वो पूछ सकते हैं एक एक करके। कोई क्वेरी है आप लोगों की? स्टूडेंट्स में से कोई कुछ पूछना चाहता है? जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स थे हमारे कॉलेज के, अन्य कॉलेज के, उनमें उनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है आपके फील्ड से रिलेटेड, हो सकता है आप मैथ से रिलेटेड ना पूछना चाहें, पूछ लूं क्या? आप अपने, जी जी, हेलो कौन? एक हेलो। स्टूडेंट ने, जितेंद्र सर, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था पहले ही स्टार्ट होने समय कि जैसे कोई स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन गए हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो उनका प्लान कैसे डेवलप करें। तो वो मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। जैसे सपोज कोई बिल्डिंग, उनका क्वेश्चन यही था कि बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है तो उसका कोई प्लान नहीं है, तो रीडिजाइन। हाँ मतलब उसका प्लान हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो सर्वेइंग है, अब सर्वेइंग की हेल्प से उसको पूरा बिल्डिंग को सर्वे कर लें, उसकी लेंथ ले लें, डायमेंशंस ले लें और फिर उसको प्लॉट करते जाएं। जैसे कि आपने पता चल गया है कि हमें जो बिल्डिंग है वो 30 बाई 20 की है, तो उसने आपने 30 बाई 20 का एक प्लान तैयार कर लिया, फिर उसमें उसकी वॉल्स की थिकनेस ले ली, वो उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी। तो ऐसे फिर कहाँ पे उसमें डोर्स आ रहे हैं, कहाँ पे विंडोज आ रहे हैं, वो आपको सर्वेइंग के द्वारा मेजरमेंट कर करके और उसका प्लान आप तैयार कर सकते हैं। मतलब वो वैसे ही है जैसे कि जब आप प्लान पहले इनिशियली बना रहे हैं तो वो आप अपने दिमाग का यूज़ करके आपने प्लान बना दिया, फिर बिल्डिंग का बना दी। अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसका भी फिर प्लान बनाना है, तो वो उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग भी हम कर सकते हैं। तो वो उसके लिए सर्वेइंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एनी अदर क्वेरी? तो मुझे लगता है कि किसी के दिमाग में शायद अभी कोई तुरंत क्वेरी नहीं आ रही है। सर तो मेरा एक क्वेश्चन राकेश पटेल सर से। जी सर। जी जी। जैसे मैं सर ये जानना चाह रहा था, जैसे मेरा सिविल में बीटेक और एमटेक है, तो जैसे मैथमेटिक्स के कुछ अपन टॉपिक्स लेकर उसमें पीएचडी कर सकते हैं क्या, स्ट्रीम अपनी सिविल हो? क्या होगा कि स्ट्रीम आपको सिविल की रखनी पड़ेगी मगर यूज उसमें मैथमेटिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप मान लो आप ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे सॉइल में हो, सपोज आप एक नई तरीके की रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो उसके पुराने रिलेशंस होंगे, आप उन रिलेशंस में यदि आप रोड बनाने के लिए कुछ भी बदलाव करना चाह रहे हैं तो उन रिलेशंस में मॉडिफाई करके और आप अपना एक नया रिलेशन डेवलप करके, और ये एक आपकी नई रिसर्च हो जाएगी। क्योंकि रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी चीज़ें ही बदल दें, बेसिक कंसेप्ट तो वही होंगे, उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड करके उसको और अच्छा ऑप्टिमाइज कर लें या और एफिशिएंट बना लें, तो वो भी एक रिसर्च है। तो थैंक यू सर। टूल्स मैथमेटिक्स के यूज होंगे। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स के बीच में से? तो चलिए सर, आप कोई पूछ रहा है सर कुछ? राव सर कुछ कहना चाह रहे हैं कि सर? जी जी जी। नहीं नहीं पटेल साहब,
जी बहुत बढ़िया था आपका, है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने हमें इनवाइट करा इस लेक्चर के लिए। नहीं सर, कैसे, राइट। थैंक यू पटेल सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ठीक है, मैं आज का वेबिनार यहीं समाप्त करता हूं। हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर राकेश पटेल का मैं बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर हमें बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें बताई। साथ ही विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और प्रदेश की अन्य संस्थाओं से, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हों चाहे वो गवर्नमेंट संस्थाएं हों, वहाँ से जितने भी लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, सीनियर लेक्चरर्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया। उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और इन सबको धन्यवाद देने के बाद मैं जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिन्होंने इस प्रकार के वेबिनार्स को कंप्लीट करने के लिए जो बैकहैंड से मेहनत करके और हमें इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं ताकि हम इन वेबिनार्स को बहुत अच्छे से संचालित कर सकें, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।